प्रेस वार्ता मुख्यतः 2024-2025 को लेकर जो बजट पेश केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो ये बजट पेश हुआ है, देश के हर एक व्यक्ति को सरल भाषा में ये बजट समझ में आए, इस सोच के साथ देश के अलग अलग कोने में ये जिम्मेदारी संगठन, पार्टी, केंद्रीय मंत्री सबको दी गई है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव घर तक इस बजट का क्या लाभ या इस बजट से कैसे हर एक गांव या हर एक गरीब व्यक्ति प्रभावित होगा, उसकी जानकारी सही रूप में सबको प्रदान हो। इसी उद्देश्य के साथ आज इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। सबसे पहले इस केंद्रीय बजट को पेश करने के लिए और देश को और देशवासियों को विकसित देश बनाने को लेकर एक मजबूत नींव प्रदान करने के लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने गठबंधन, एनडीए गठबंधन की तरफ से, गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जहां इस बजट में एक बड़ी आबादी का तो ध्यान रखा ही गया है, वही बिहार जैसे राज्य जिसको अभी तक बीमारू राज्य के तौर पर संबोधित किया जाता था, जो अभी तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर जिस तरीके की मदद मुहैया कराई गई है, जो हैंड होल्डिंग दी गई है, उसके लिए भी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस बजट में जहां पर 5 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, इस बजट में जहां देश के गरीबों का जिक्र किया गया, तो वहीं देश के मध्यम वर्ग को भी इस बजट के माध्यम से राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां देश की नारी शक्ति, जो आधी आबादी है, उनका ध्यान रखा गया, तो वहीं युवा शक्ति का भी इसमें ध्यान रखा गया। हमारे अन्नदाताओं का भी ध्यान इस बजट में रखा गया। पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने जो एक नई मजबूती हासिल की है, उस मजबूती का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, इस सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया। जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग तक का इस बजट में ध्यान रखा गया। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है। हमारा देश विकसित देश तब बनेगा जब देश का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा। हमारा देश विकसित तब बनेगा
जब देश का हर एक जिला, देश का हर एक प्रखंड, देश की हर एक पंचायत, देश का हर एक गांव जब विकसित बनेगा, उस गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस बजट को तैयार किया गया है। इस बजट में जहां युवाओं की समस्या, सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी का, इसमें ध्यान रखा गया। लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को अलग अलग स्कीम के माध्यम से, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से, आइए विधायक, 5 अलग अलग स्कीम के माध्यम से कैसे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया, उनको स्किल को लेकर उनकी तैयारी, इंटर्नशिप को लेकर उनकी तैयारी को लेकर कैसे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके। इसमें लगभग 2 लाख करोड़ की लागत से इन 5 योजनाओं को तैयार किया गया है, जिसमें सीधा 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा इससे लाभ मिलेगा। इस बजट में उन युवाओं का भी ध्यान रखा गया है जो मुद्रा योजना के लाभ से, जिन्होंने अपने जीवन को स्थापित करने का काम किया, और उनसे प्रभावित होकर कई ऐसे लोग हैं जो मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने आप को भी अपने पांव पर खड़ा करने की सोच रखते हैं। 10 लाख से बढ़ाकर इस योजना में 20 लाख का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से किया गया। इस योजना ने जहां मौजूदा योजनाओं को और सशक्त करके उसको धरातल पर उतारने का काम किया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। ये वो राशि है जो सीधा एक गांव में रह रहे गरीब व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगी। बिहार जैसे राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, उन राज्यों के लिए कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर 1.52 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई। हमारे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण है किसानों के प्रति, कि कैसे किसानों को आने वाले दिनों में ज्यादा सहूलियतें मिले, कैसे उनको ज्यादा आर्थिक लाभ हो। इस सोच के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, 1.52 लाख करोड़ की ये राशि उस सोच के साथ आवंटित की गई है। बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि लंबे समय से हम लोग बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की हम लोग मांग करते थे। हम लोगों ने बहरहाल मांग तो हमेशा से विशेष राज्य के दर्जे की थी कि बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, और क्योंकि मौजूदा प्रावधानों में ये संभव नहीं है, और जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना फिलहाल संभव नहीं है, तो ये मांग हमारे गठबंधन के कई साथियों के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा ये मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को स्पेशल पैकेजेस मिलने चाहिए, जिसके तहत बिहार में विकास को गति मिल सके। और खास तौर पर आज इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, जहां पर केंद्र की सोच वाली सरकार हमारे बिहार में भी है। केंद्र में जहां इस सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार की विडंबना रही, जिसकी वजह से अभी तक बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा, कि बिहार ने हमेशा विरोधाभास की सरकारें देखी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी,
तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार। ये कारण रहे कि केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में धरातल पर नहीं उतरी और बिहार की योजनाओं को केंद्र सरकार ने कभी स्वीकृति नहीं दी, कभी महत्व देने का काम नहीं किया। पर आज जब डबल इंजन की सरकार है तो मुझे खुशी है इस बात की और गर्व होता है इस बात को देखकर कि इस बार के बजट में जिस प्रमुखता के साथ बिहार राज्य का जिक्र हुआ, इसको लेकर कई तरीके की राजनीति भी हुई। बहरहाल उसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, वो राजनीतिक प्रश्न का हिस्सा है। अभी जब मैं बजट की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार को जिस तरीके से इस बार के बजट में विशेष ध्यान देकर वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की गई है, जिसकी जरूरत लंबे समय से बिहार को थी और जिसकी मांग समय समय पर हम लोग करते रहे, जिसमें सर्वप्रथम अभी अगर मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात ना करूं तो सबसे सर्वप्रथम बाढ़ को लेकर मैंने भी हमेशा इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी मैंने इस बात का जिक्र मैंने हमेशा करने का काम किया कि बिहार की सबसे बड़ी चिंता बिहार की बाढ़ की समस्या है और इसमें आपको कोई भविष्य वक्ता होने की जरूरत नहीं है। बिना भविष्य वक्ता हुए हर साल लगभग यही समय आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है तो आधा सुखाड़ में डूबा से परेशान रहता है। ऐसे में जरूरत है एक ठोस योजना बनाने की जिससे बिहार और बिहारियों को बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निजात मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार में बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने के लिए फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 11,500 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की गई है, सिर्फ इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए कि कैसे बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान। इसमें जोड़ते हुए मैं ये जानकारी भी आप लोग के समझ रखना चाहता हूं कि कल नीति आयोग की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने बाढ़ की समस्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और हम लोगों ने भी लंबे समय से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जिसका जिक्र किया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये सुझाव साझा किए कि हम लोग को नदियों को जोड़ने की योजना पर भी कार्य करना चाहिए। संभवतः जब इंटरस्टेट ये विषय उठता है तो कुछ राज्यों के साथ संभवतः एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर अगर इंटरस्टेट अगर हम लोग नहीं देखें और विद इन स्टेट जितनी नदियां हैं उनको जोड़ने की दिशा में अगर हम लोग काम करें तो इससे ना सिर्फ बाढ़ के पानी को हम लोग सुखाड़ के इलाके में लेकर जा सकते हैं, सिंचाई की समस्या का भी इससे हल होगा और बाढ़ सुखाड़ की समस्या का भी हम लोग समाधान कर पाएंगे। मैं इस विशेष आवंटन के लिए हमारी केंद्र सरकार का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 11,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर बिहार की एक बड़ी समस्या को संज्ञान में लेने का काम किया। इसी के तहत बिहार को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर मजबूती मिले, उस दिशा में गया को एक इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर विकसित करने की सोच भी केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में हम लोग को देखने को मिली, जहां पर वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार में हम लोगों को गया में इंडस्ट्रियल नोड लागू करने के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में को विकसित करते हुए बिहार के गया को इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा। ये प्रस्ताव भी मौजूदा वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में दिया गया। साथ ही में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेडिकल कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस जहां बनाने का जिक्र किया गया। पिछली बार भी बिहार को मेडिकल कॉलेजेस मिले जो कि अलग अलग जिलों में हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। हमारी पूर्व लोकसभा जमुई में भी वो एक मेडिकल कॉलेज गया
जो अब लगभग तैयार हो चुका है। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेजेस हो या नए एयरपोर्ट्स हो, उसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया। कनेक्टिविटी की समस्या हमारे प्रदेश में एक चिंताओं में से हमारे रही है। ऐसे में नए एयरपोर्ट के आने से यकीनन जो दूर दराज के इलाके हैं उसकी कनेक्टिविटी हम लोग की ज्यादा बढ़ेगी, और जिन राज्यों की कनेक्टिविटी मजबूत होती है उन राज्यों में विकास के कार्य भी धरातल पर आसानी से उतरते हैं। कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखता है कि भैया अगर हम लोग उस राज्य में लैंड करेंगे तो वहां से जहां पर इंडस्ट्री है या जहां पर जाना है उसकी दूरी कितनी है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा एयरपोर्ट खुले, इस दिशा में भी इस बजट में प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही में जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो हाईवेज हो या एक्सप्रेसवेज हो, उसका भी जिक्र इस बजट में किया गया है। लगभग 26,000 करोड़ की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। इस 26,000 करोड़ में जहां पटना पूर्णिया एक्सप्रेस है तो वहीं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस को भी इसमें जोड़ा गया है। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, इन इलाकों को भी इसमें जोड़ने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही में 2 लेन का गंगा के ऊपर बक्सर में पुल का निर्माण किया जाए, एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाए, इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही में जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम लोग बात करते हैं तो नए आवासों को लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे, इस बात का जिक्र भी किया गया है। मुझे खुशी है कि जब नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में जब तीसरी बार सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पारित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी भी कई ऐसे प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को देखने को मिलते थे। दिशा की बैठक में अभी भी कई ऐसे आवेदन हम लोग के सामने आते, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पुनः इस पोर्टल को खोला गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, जिसमें यकीनन बिहार की भी संख्या उसी अनुपात में मजबूती से होगी। पिछली बार 36,58,000 घरों का निर्माण हम लोगों ने इस योजना के तहत किया था, इस बार भी एक बड़ी संख्या में, और मुझे उम्मीद है कि जब इस बार इसको किया गया है तो जितने बाकी के घर हैं उसका निर्माण का कार्य इस योजना के तहत हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही में ऊर्जा के क्षेत्र में 2400 मेगावाट का एक नया पावर प्रोजेक्ट बिहार में लगाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। 21,400 करोड़ की राशि के तहत ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए। किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि अगर उस राज्य में औद्योगिकीकरण की अगर हम लोग सोच सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम लोग सोच सकते हैं, निवेशकों को अगर हम लोग बुलाने की सोच रखते हैं, तो जरूरी है कि उस राज्य में अपनी बिजली का उत्पादन मजबूती से होना चाहिए। जरूर हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की मुफ्त बिजली पहुंचाने की योजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, पर उसके अलावा बिहार में 2400 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट अलग से लगाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में यकीनन जब बिहार में औद्योगिकीकरण का हम लोग बढ़ाने की सोच को हम लोग रखते हैं, तो इससे निवेशकों को भी ज्यादा सहूलियत होगी हमारे राज्य में आकर
निवेश करने को लेकर, हम लोगों ने पुनः टूरिज्म को लेकर अक्सर मैंने इस बात का जिक्र किया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर, और जरूरी है एक कर हम लोग पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का हम लोग कार्य करें। रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से भी अगर हम लोग सोचें तो हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनंत संभावनाएं, माता सीता की जननी है ये राज्य, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है ये, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की ये धरती है। ऐसे में मुझे खुशी है कि इस बजट में ऐसे इलाकों को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का जिक्र इस बजट में किया गया है। विष्णुपद मंदिर हो गया में या महाबोधि मंदिर बोध गया में इसका विशेष तौर पर जीर्णोद्धार का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। साथ ही में नालंदा और राजगीर में ऐसे स्थानों को पर्यटन स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया है जिसकी सहायता से हमारे राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा सैलानी हमारे राज्य में आए, जिससे न सिर्फ हमारे राज्य का राजस्व बढ़ेगा बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश की पहचान को भी मजबूती मिलेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारी सरकार ने विरासत को संजोते हुए विकास को गति देने की सोच रखी है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिनकी ओरिजिनल महत्व को बरकरार रखते हुए, जिनकी मूल रचना को बरकरार रखते हुए कैसे उसको विकास के साथ जोड़ा जाए। अगर मैं जिक्र करूं विष्णुपद मंदिर का, जिस तरीके से काशी में, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर को विकसित कर भगवान महादेव के मंदिर को नई खूबसूरती प्रदान करने का कार्य किया गया, उसी सोच के तहत इन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करने की सोच हमारी केंद्र सरकार की रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल से इन तमाम विकास की योजनाओं को हम लोग धरातल पर हम लोग उतारने का हम लोग कार्य करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। पर जहां हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित देश बनाने की सोच रखते हैं, तो वही भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी इस बजट में कई प्रावधान बनाए गए हैं, जहां पर वोकल फॉर लोकल को महत्व दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उस सेक्टर को भी इसमें मजबूती देने का काम किया गया है। एमएसएमई सेक्टर न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करता है, बल्कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर कई रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, पैदा किए जा सकते हैं। रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक ये एमएसएमई का सेक्टर है। इस दिशा में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कई प्रावधान तय किए हैं। अगर मैं अपने मंत्रालय की बात करूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जिक्र मैं पुनः कहूंगा कि मैंने हमेशा मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम लोग न सिर्फ अपने क्षेत्र के किसानों को ज्यादा आर्थिक मजबूती दे सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम लोग अपने राज्य के राजस्व को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं और इसी के माध्यम से नए रोजगार के अवसरों को भी हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने हमेशा अलग अलग उदाहरणों से
अपनी ही लोकसभा का जिक्र देते हुए मैंने कई बार हाजीपुर के केले का जिक्र किया, जो डाउन साउथ जाता है और केले के चिप्स में बनता है और ज्यादा महंगी कीमतों पे बिकता है। अगर ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे क्षेत्र में लग जाए, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने चुनने का काम किया और उसको हम लोगों ने प्रमोट करने का हम लोगों ने काम किया। PMFME के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव में रह रहे ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने बिजनेस के साथ जोड़ने का हम लोगों ने कार्य किया, जो आज की तारीख में रोजगार देने के काबिल बने। PMFME के माध्यम से कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जो आज ना सिर्फ रोजगार की मांग करने से मुक्ति पा चुके हैं, बल्कि कई और बेरोजगारों को नौकरी भी देने के लिए वो लोग सक्षम बने हैं। इसी दिशा में इस बजट में भी हम लोगों ने इराडिएशन यूनिट्स की मांग की थी। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत कैसे वेस्टेज को कम किया जा सके। ये हम लोग के मंत्रालय की एक बहुत बड़ी चिंता रही है कि जब किसान अपना उत्पादन करता है, अपने प्रोडक्ट्स का जब वो उत्पादन करता है, तो ऐसे में उसका वेस्टेज कम हो, उसकी बर्बादी कम हो। ये जिम्मेदारी भी खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ही है। ऐसे में अलग अलग माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस हो या कोल्ड चेन बनाने के माध्यम से हो, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज पहले ही हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं। पर ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है जहां पे इरेडिएशन के माध्यम से जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल्द खराब होते हैं, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें फल है, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट जो कि पेरिशेबल आइटम्स की श्रेणी में आते हैं, उसकी लॉन्जिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, लंबे समय तक वो खराब ना हो, उसको लेकर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि मजबूती से इसको हम लोग धरातल पर उतारे। तो 50 ऐसे इरेडिएशन यूनिट्स की स्वीकृति हम लोग को इस बजट में दी गई है, जिसको आने वाले दिनों में और हम लोग के 100 डेज एजेंडा का भी ये हिस्सा रहा है। आने वाले दिनों में उसका EOI भी हम लोग लगभग तैयार कर चुके हैं और जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उसका लागू करके उसमें जो लोग आएंगे उनको आने वाले दिनों में इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही में गुणवत्ता को लेकर, और ये दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। अभी परसों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो राज्यसभा में भी मेरे विभाग से जुड़े हुए इन सवालों को कई सांसदों के द्वारा उठाया गया था, जिसमें कैसे बर्बादी को रोका जाए उसके लिए मैंने जिक्र किया, और साथ ही में कैसे गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए इसके लिए भी फूड टेस्टिंग लैब्स, 100 फूड टेस्टिंग लैब्स का जिक्र इस बजट में किया गया है। आने वाले दिनों में उन लैब्स को भी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। एग्जिस्टिंग लैब्स भी है, पर होता क्या है कि अगर दूरी ज्यादा हो जाती है तो जहां पे उत्पादन हुआ वहां से लैब तक लेके जाते हुए भी कई बार जो पदार्थ है वो खराब होने लगते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो खराब होने लगते हैं। तो ऐसे में उन्हीं के जहां पे उत्पादन हो, खेतों के समीप ही ये लैब्स हो, इस सोच के साथ इसको बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये एक ऐसा बजट है, और सही में ये एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जिसने हमारी देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग को गर्व होता है इस बात को कहने में कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। और आने वाले दिनों में, अगले चुनाव में जब तक हम लोग जाएंगे, तब तक भारत दुनिया की 3री सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। और इसके पीछे यही वो बजट है जो उस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करते हैं। ऐसे में मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जहां अपने गठबंधन की तरफ से और गठबंधन के तमाम सहयोगियों की तरफ से मैं अपना धन्यवाद करता हूं, तो वहीं पूरे बिहार प्रदेश की तरफ से भी और हर बिहारी की तरफ से कि एक लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने बिहार और बिहारियों की मांग को सुना और जो पैकेजेस हम लोग को दिए गए हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से इनको धरातल पर उतारा जाएगा और विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार के संकल्प को भी आने वाले दिनों में हम लोग पूरा करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों की कोई सवाल? बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है, लेकिन हाजीपुर को राष्ट्रीय मंत्रालय के माध्यम से और रेलवे में जिस तरह से हाजीपुर वाया महुआ समस्तीपुर रेल लाइन की बात हुई, तो पिछले बजट में बकायदा सर्वे के लिए भी उसमें प्रावधान दिया, उसको लेकर कुछ मिला है क्या? देखिए, उसका सर्वे के लिए जरूर अभी दिया हुआ है। मुझे लगता है एक बार उसका सर्वे हो जाए, डीपीआर उसका तैयार हो जाए, जरूर उसके बाद इसको भी इसमें हम लोग जोड़ने का काम करवाएंगे। हाजीपुर आपके विभाग की तरफ से मिलने के लिए क्या मतलब है? नीति आयोग की बैठक नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे, मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना जरूर पता है कि राजनीतिक कॉरिडोर में इसके मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री जी का संभवतः स्वास्थ्य की वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाया, पर उनकी तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू स्वयं वहां पर मौजूद थे और नीति आयोग की बैठक में इस बार सहयोगियों में उनको, मुझे, टीडीपी के कई सदस्यों को, टीडीपी के भी माननीय मंत्री को सदस्य के तौर पर वहां पर बुलाया गया था और वहां पर बहुत ही सहज माहौल में तमाम प्रस्ताव वहां पर रखे गए। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नहीं जाने के पीछे वो लोग अपनी राजनीति को साधने की सोच रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की पार्टी का मजबूत प्रतिनिधित्व कल नीति आयोग की बैठक में था। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी विपक्ष का कहना है कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक जो है वो बंद कर दिया गया था। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से मैं कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। माइक को बंद करने का बटन उनके अलावा और किसी के पास नहीं था, उन्हीं के सामने माइक था, उसी पे ही ऑन ऑफ का बटन था और हर मुख्यमंत्री, एक प्रश्न, उसी के साथ ही हर मुख्यमंत्री को इस